मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशंस को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशंस को हम 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। लाइक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट सॉलिड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, गैस एंड गैस, likely solid and liquid, liquid and liquid, and gas and liquid. And if this person the solvent is solid, then solid and solid, gas and solid, and liquid and solid. तो 9 तरह के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशंस होते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या कि हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला। अब हमने कितना सॉल्वेंट लिया और उसमें कितना सोल्यूट डाला, तो हम एक्सप्रेस कैसे करें, कैसे बताएं कि किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। 11th क्लास में भी कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन आप डिस्कस कर चुके हैं, 9th में भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो कुछ ओल्ड कन्वेंशन मेथड्स हैं या हम अपने ही कंट्री में या अपनी ही आसपास में डिस्कस करते हैं और हमको कॉन्सेंट्रेशन बताना है, कोई फूड रेसिपी की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है कि, तो हम उसको जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी सोल्यूशन के अंदर, हम उसको बाय मास या बाय वॉल्यूम रिफ्लेक्ट आउट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम उसी जोन में हैं जिनके साथ हम कन्वर्स कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का या टेम्परेचर का बहुत रिमार्केबल डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो पहले हम ओल्ड वेज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। बाद में हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ओल्ड वेज ऑफ कंसेंट्रेशन एक्सप्रेशन ये है जो आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो और क्लास 11th में भी ब्रीफ हो चुका है। दैट इज मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। तो पहले तो हम बात करते हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज की। As the name indicates, mass percentage, यानी 100 परसेंटेज मीन्स हम 100 में आउट ऑफ 100 देख रहे हैं। 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट का वेट कितना है, इसको हम कहेंगे मास परसेंटेज। तो अगर हम सिंबॉलिकली फॉर्मूला एक्सप्रेस करना चाहें, डेफिनेशन देना चाहेंगे, तो आप कहेंगे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। और अगर आप कैलकुलेशन वे में जाते हैं तो क्या करना है, आपको 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में देखना है कि कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है। तो पहले 1 ग्राम में देखते हैं, तो वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, तो दिस इज व्हाट वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एंड दैट हैज टू बी इन ग्राम्स। तो वेट ऑफ सोल्यूट भी ग्राम्स में है और वेट ऑफ सोल्यूशन भी ग्राम्स में है, इनटू 100। ये हो गया मास परसेंटेज। यहाँ पर हमने सोल्यूट का क्या देखा है, मास देखा है। अब अगर हमारा जो सोल्यूट है वो लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सोल्यूशन भी बन के लिक्विड आ रहा है, मान लीजिए पानी में आप इथेनॉल मिला रहे हैं या पानी में आप एसिटिक एसिड मिला रहे हैं, तो हमारे लिए वेट मेजर करने से कहीं आसान है हमारे लिए वॉल्यूम मेजर करना। तो उस केस में हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज बताना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सोल्यूट के लिए हम B सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं और सॉल्वेंट के लिए हम A सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, and if both that values are in ml, दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। और आउट ऑफ 100 परसेंटेज निकालना है तो आप आउट ऑफ 100 देखोगे। सो दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन पे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मान लीजिए कि सोल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डाला और वो घुल गया और हमारा पूरा जो सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो एक्वस हो गया, यानी लिक्विड हो गया। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम मेजर करना आसान है और सोल्यूट का मास मेजर करना आसान है। और हमें डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में एक्सप्रेशन देना है
आपको किसी मेडिसिन को घोलना है, आपको कोई फूड रेसिपी बतानी है, आपको कोई पेस्टिसाइड का सोल्यूशन बनाना है, तो वहाँ पर ये एक अच्छा आसान तरीका होता है जो सबको समझ में आता है। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज, हम सॉल्यूट का क्या लेंगे, मास लेंगे, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, यानी टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो सॉल्यूट का क्या लेंगे, मास लेंगे, यानी W, और सॉल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और एक ही सिस्टम में चलना चाहिए, तो MKS में चले या तो CGS में चले। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल मेथड पे या नॉर्मली अगर हम कुछ बनाते हैं तो किलोग्राम्स या लीटर्स में नहीं बनाते, mls और ग्राम्स में हमारा मेजरमेंट ज़्यादा चलता है। तो अगर MKS सिस्टम में चल रहे हैं तब मास जो है वो किलोग्राम में होगा, तो वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा। बट नॉर्मली अगर CGS सिस्टम में चल रहे हैं तो मास अगर आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में लेंगे। तो ये ध्यान रखें, स्केल सेम चलनी चाहिए, या तो CGS स्केल पर लें या तो MKS स्केल पर। तो ये दैट हैज टू बी ml, और परसेंटेज निकालना है यानी 100। तो ये आपने देखा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम शॉर्ट में W/W भी लिखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज को हम V/V भी लिखते हैं, और मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम W/V। यहीं पर लिखा हो कि कंसंट्रेशन W/V, इसका मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज है। कंसंट्रेशन V/V यानी वॉल्यूम परसेंटेज है। कंसंट्रेशन W/W यानी मास परसेंटेज है। तो ये आपने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास वॉल्यूम परसेंटेज को समझा। अब नेक्स्ट इधर और लिखा हुआ है ppm एंड ppb, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन। अगर मान लीजिए सोल्यूशन ढेर सारा बनाना है और सोल्यूट बहुत थोड़ा सा है, तो वहां पर परसेंटेज में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो 0.00 समथिंग आएगा। तो अगर सॉल्यूट बहुत माइक्रो अमाउंट में सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को 100 में यानी परसेंटेज में ना रिफ्लेक्ट करके पर मिलियन पार्ट्स में और या पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन अगर लेंगे तो हम उसको ppb एक्सप्रेशन कहेंगे, और पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन लेंगे तो हम उसको पर बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन लेंगे तो हम उसको ppm कहेंगे। तरीका यही है जो आप मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज चल रहे थे। ये जो ppm है ये बाय मास भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डाटा। जो डेटा आपको दिया है वेट में दिया है तो यानी बाय मास में मांग रहा होगा, वॉल्यूम्स में दिया हुआ है तो वॉल्यूम में मांग रहा है। तो ये बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, बाय मास भी हो सकता है। बस क्या है, जहाँ पर इसमें आपने आउट ऑफ 100 देखा है वहाँ आउट ऑफ 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन देखेंगे और यहाँ 1 बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ppm देख रहे हैं तो 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है। ठीक है, ppb की बात करते हैं तो आप बोलेंगे 1 बिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने बिलियन पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर वॉल्यूम में अगर आता है तो 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट है। तो दैट पार्ट्स जो है दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ मास और दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, दैट पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोथ इज एक्सेप्टेबल। तो ये क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और पर मिलियन में देखना है यानी 10 to the power 6 हो गया। और यहाँ पर अगर पर बिलियन देख रहे हो तो क्या लिखोगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू पर बिलियन में देखना है तो क्या चलेगा, 10 to the power 9 चलेगा। तो ये ओल्ड वेज ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है। इन ओल्ड वेज में अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर हम सॉल्यूट का या तो मास ले रहे हैं या तो वॉल्यूम ले रहे हैं, और सॉल्यूशन का भी या तो मास ले रहे हैं या तो वॉल्यूम ले रहे हैं। लेकिन मास और वॉल्यूम वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं किसी सब्सटेंस की
जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू के साथ मास बदल जाएगा और टेम्परेचर बदलने के साथ वॉल्यूम बदल जाएगा। मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट बहुत मेहनत से परफॉर्म किया और उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, सोल्यूशन बनाया, डेटा कलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के बाद, और उस डेटा को जब शेयर किया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो हमने कहा कि इतना मास परसेंटेज का हमने सोल्यूशन बनाया था और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट हमको आया। लेकिन जब दूसरी किसी कंट्री में जिनका टेम्परेचर जहाँ डिफरेंट है या जहाँ पर एल्टीट्यूड पोजीशन डिफरेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट है, वो जब हमारे एक्सपेरिमेंट को क्रॉस चेक करेंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे, तो उनका उतने ही मास परसेंटेज में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। और फिर जब वो हमारे पूरी इतनी मेहनत से किए गए एक्सपेरिमेंट को क्रॉस चेक करेंगे तो हमारा उनका डेटा, उनका आंसर हमारे आंसर से मैच नहीं करेगा और हमारा पूरा जो वर्क है, रिसर्च वर्क है, हमारा पूरा जो काम है वो रिजेक्ट हो जाएगा कि ये सही एनालिसिस नहीं देता, सही रिजल्ट नहीं देता। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब हम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन को हम वेट ऑफ सोल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट के टर्म्स में नहीं करते, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के टर्म्स में करते हैं। हम ये बताते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले गए, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में या 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले गए। तो नंबर ऑफ मोल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट और मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के टर्म्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन के जो और मेथड्स हैं वो कुछ 11th में भी आपने डिस्कस किया, एक नया टॉपिक हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। तो न्यू कन्वेंशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या है, तो न्यू कन्वेंशन में अगर बात करें कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन की, तो हम यहाँ पर बात करते हैं 4 टर्म्स की, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, एंड मोल फ्रैक्शन। ये 4 तरीके हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। सबसे पहले हम आते हैं मोलैरिटी। आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में देखना है? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में देखना है। बट मान लीजिए हमने सोल्यूशन 1 लीटर नहीं बनाया, हमने 500 ml बनाया, हमने 200 ml बनाया, हमने 100 ml बनाया या हमने 5 लीटर बनाया, तो हम पहले आउट ऑफ 1 लीटर अगर निकालना है तो पहले क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड दिस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी इन लीटर। अगर लीटर में है तो अच्छी बात है, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में है तो हमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1000। तो NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब NB क्या है? NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? टोटल वेट ऑफ सोल्यूट को उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं, WB अपॉन MB। तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये WB अपॉन MB क्या हो गया? ये NB हो गया। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो वैसे ही चलेगा। 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये आपने मोलैरिटी डिस्कस किया। अब आती है बात मोलैलिटी की। मोलैलिटी में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो
number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. तो अगर 1 किलोग्राम नहीं है, 5 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, या 500 ग्राम है, या 300 ग्राम है, तो हम डिवाइड करेंगे और 1 किलोग्राम, यानी हम टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे. WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट. और अगर ये किलोग्राम्स में है तो अच्छी बात है, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बट जनरली ये ग्राम्स में ही होगा. तो अगर ग्राम्स में है तो इसको हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम्स में चेंज करेंगे. अब एनबी को अगर और क्लैरिफाई करना चाहते हो, अच्छा मोलैरिटी के लिए चलता है कैपिटल एम सिंबल, और मोलैरिटी के लिए चलता है स्मॉल एम. ठीक है. और एनबी को क्लैरिफाई करोगे तो क्या लिखोगे? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू X. ये आपको फॉर्मूला मिल गया मोलैरिटी के लिए. और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए मिला? ये वाला फॉर्मूला मिला मोलैरिटी. दिस इज फॉर मोलैरिटी एंड दिस इज फॉर मोलैरिटी. अब आता है आपको एक नया टर्म, दैट इज नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी क्या है? नॉर्मैलिटी है, जैसे मोलैरिटी क्या था? मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी बहुत सिमिलर है. ठीक है, उसी से चलेंगे. मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो नॉर्मैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं चलते, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो नॉर्मैलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम equivalent weights of solute present in 1 liter of solution. तो ये आपको डेफिनेशन मिली नॉर्मैलिटी. अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे. तो हम नॉर्मैलिटी कवर कर लेते हैं, फिर मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे. तो नॉर्मैलिटी क्या है? कैपिटल एन से सिंबलाइज. तो नॉर्मैलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन अगर 1 लीटर नहीं है, ठीक है, ये 5 लीटर है, 2 लीटर है, 500 ग्राम है, 200 ग्राम है, तो 1 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से. तो इट विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. दिस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी इन लीटर, बट अगर लीटर में नहीं है, ml में है, तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर ml में, जनरली ml में ही होगा, आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे ml में. तो ये मिला आपको नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला. लेकिन आपकी गाड़ी यहाँ अटक गई, क्योंकि आपने अभी तक ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स निकालना नहीं सीखा. आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा था. नंबर ऑफ मोल्स क्या था? WB अपॉन MB. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? सोल्यूट के टोटल मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलता है. हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स निकालने के लिए हम सब्सटेंस के टोटल वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं. सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से. अभी सिखाएंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? टोटल वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. ये आपको क्या मिल गया? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सोल्यूट. ये चीज ये है. अब बाकी फॉर्मूला तो वैसे ही चलेगा, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन. अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ
सॉल्यूट निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ये क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब आप सोचेंगे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट निकालना एक बड़ा लार्ज टॉपिक है, पूरा डिस्कशन में पूरा एक चैप्टर इसका होता है, बट इन शॉर्ट आपको समझना है वैलेंसी फैक्टर होता है किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम ने शेयर किए थे या फिर आयंस का नंबर ऑफ आयंस का जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज हुआ था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड और ट्रांसफर्ड during formation of that compound is called as its valency factor। या अगर एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी कितनी है ये उसका वैलेंसी फैक्टर है। कितने डिस्प्लेसेबल H+ है उसमें, वो उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर है। किसी बेस में कितने डिस्प्लेसेबल OH- है, ये बेस का वैलेंसी फैक्टर है। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये उसका वैलेंसी फैक्टर है। कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये उसका वैलेंसी फैक्टर है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपल समझना है। वैलेंसी फैक्टर मतलब उस सब्सटेंस को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या लेन देन हुआ है। हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखते हैं, जैसे NaCl है, MgCl2 है और AlCl। ठीक है, NaCl को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है? 1 का। Na ने 1 दिया, Cl ने 1 दिया। इसमें कितना हुआ है? 2 का। मैग्नीशियम ने 2 दिया और क्लोरीन ने 2 लिया। इसमें 3 का हुआ। सोडियम सल्फेट में अगर देखोगे तो सोडियम ने 2 दिया, सल्फेट ने 2 लिया। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है क्योंकि 1 का लेन देन। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ। इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ। मान लीजिए एसिड्स में बात करते हैं, HCl, H2SO4। HCl में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। HCl के बीच क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। या HCl की अगर बेसिसिटी चेक करोगे तो ये 1 डिस्प्लेसेबल H+ निकालता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, अगर बेस के टर्म्स में आप बात करें, मान लीजिए NaOH, NaH टूटने पर 1 हाइड्रोक्सिल आयन निकालता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। अगर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। तो ये होता है वैलेंसी फैक्टर। आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपको समझ में आता है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास को किससे डिवाइड करते हैं? वैलेंसी फैक्टर से। वैलेंसी फैक्टर को कहीं कहीं VF लिखते हैं तो वैलेंसी फैक्टर है। किन्हीं बुक्स में आपको वो अल्फा से दिखेगा, कहीं गामा से दिखेगा, कहीं पर स्मॉल a से दिखेगा, कहीं स्मॉल n से दिखेगा। बुक टू बुक वो उसके लिए एब्रिविएशन ड्रॉ कर लेते हैं। बट द इजी वन इज वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर टर्म ऐसा है जिससे कुछ दिमाग आपका चलता है। ठीक है, तो अब हम इसी फॉर्मूले में आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा? नॉर्मेलिटी कैसे निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अब फिर एक कदम और आगे बढ़े। N इज इक्वल टू वॉट? WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अपॉन वैलेंसी फैक्टर है इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक है, अब इसको और ठीक कर लेते हैं। तो अगर इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू वॉट? N इज इक्वल टू ये BF ऊपर आ जाएगा तो WB अपॉन MB इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution. So this formula you got for the normality of the solution. तो आपको solution की normality के लिए ये formula। तो आपने 3 मेजर concentration expression निकालना सीखा।
आप किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी कैसे निकालोगे और नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे। आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आपकी होगी। और कोई डाउट होगा तो आप पूछिए, पूछते नहीं है 12th क्लास के बच्चे, बिल्कुल। तो ये हो गया। अब एक और स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी भी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में देख रहे थे और नॉर्मेलिटी भी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में देख रहे हो। अगर तुमको रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन एन एंड एम, आप दोनों का फॉर्मूला देखिए। मोलैरिटी क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और नॉर्मेलिटी क्या है, WB इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को देखेंगे तो सारा फॉर्मूला मोलैरिटी जैसा है, सिवाय किसके, वैलेंसी फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किसी सोल्यूशन की अगर मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, और नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे। अच्छा, यूनिट्स की बात कर लें। मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन का। तो यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर, ठीक है। और नॉर्मेलिटी की यूनिट्स क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स पर लीटर। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी स्मॉल m से एक्सप्रेस होता है ना, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम। ये मोलैरिटी की यूनिट। तो आपने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी निकालना सीखा। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्लास 11 में आपने पढ़ा है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। फ्रैक्शन बहुत छोटी क्लासेस से इंट्रोड्यूस हो जाता है मैथमेटिक्स में। 5th क्लास से आप फ्रैक्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन। एक सॉल्यूशन में 2 तरह के मोल्स हैं, सॉल्यूट के भी मोल्स हैं और सॉल्वेंट के भी मोल्स हैं। सॉल्यूट के मोल्स का कितना फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट के मोल्स का कितना फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी। एक सॉल्यूशन है, पानी है, इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के कुछ मोल्स होंगे, सॉरी सॉल्वेंट के लिए क्या रखते हैं, तो सॉल्वेंट के Na मोल्स होंगे। अब हमने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, चीनी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो सॉल्यूट डाल दिया। तो सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट के कितने मोल्स डाले, Nb मोल्स डाले। तो सोल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हो गए, Na पहले से थे, Nb और आ गए। तो सोल्यूशन में टोटल मोल्स है Na प्लस Nb। इसमें सॉल्यूट का फ्रैक्शन कितना है, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कितना है, Na अपॉन Na प्लस Nb। दैट इज ऑल। तो मोल फ्रैक्शन दोनों के टर्म्स में चलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए XB लिखते हैं और सॉल्वेंट के लिए XA लिखते हैं। और XB क्या है, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और XA क्या है, Na अपॉन Na प्लस Nb। और किसी भी एक एंटाइटी के अगर हम फ्रैक्शंस देखें और उनको सबको जोड़ें तो फिर कितना आ जाता है, 1। एक एप्पल के 5 टुकड़े किए तो आपने A को दे दिए, 3 B को दे दिए, तो A को कितना फ्रैक्शन दिया, 2/5, B को कितना फ्रैक्शन दिया, 3/5। और दोनों को जोड़ोगे दैट अगेन इट विल कम 5/5 यानी 1। तो XA प्लस XB हमेशा कितना होगा, 1। यानी कि कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है उसमें कुछ वैल्यूज आपको दी हैं और आपको XA और XB निकालने को बोलता है, तो आप कोई एक निकाल लो,
एक्स ए निकाल लो तो 1 में से माइनस कर दोगे तो एक्स पी पता चल जाएगा, और एक्स पी निकाल लोगे 1 में से माइनस करोगे तो एक्स ए पता चल जाएगा। तो ये आज हमने कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, गैसेज अगर एज अ सोल्यूट हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, सॉलिड्स अगर एज अ सोल्यूट है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और बाद में डिफरेंट लॉज रिलेटेड विद द सोल्यूशन की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उन सबसे रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं और बहुत सारे मैथमेटिकल